एक दर्शन के बारे में आपने सुना होगा, चारवाक का दर्शन है भौतिकतावाद के ऊपर, कि जो चीज़ें हैं वो सब भौतिक हैं, आदमी का जीवन ही जो है वो सब कुछ है और इसमें खूब ऐश करनी चाहिए, खूब मज़े करने चाहिए, यानी कि उधार लेके घी पियो, ऐश करो टाइप। ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें देखने को मिलता है, एक चीज़ रेवड़ी कल्चर, यानी कि रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। बहुत सारे नेता एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, कोई उसको कहता है, दो गैंग बनी रहती है, किसी को लगता है कि नहीं ये फ्री में नहीं बांटते, बस सिर्फ यही बांटते हैं। सब केजरीवाल को ही गाली दिए जा रहे हैं कि बेचारे कि यही पानी बांट रहा है मुफ्त में, यही एजुकेशन बांट रहा है। ठीक है, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, लेकिन इसके कुछ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होते हैं जो कि अच्छे नहीं माने जाते। मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाता हूं, इसमें कौन कौन से एंगल है, एक या दो आर्ग्यूमेंट ही काफी हैं कि जिसकी वजह से ऐसा कल्चर सही नहीं है, कि आपके अर्थव्यवस्था पर कि इसका क्या राजकोषीय प्रभाव पड़ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, देखने के हिसाब से तो आपको बहुत इजी सा, बहुत सेलो सा टॉपिक लग रहा होगा, ऊपर ऊपर की बातें, क्या फ्री वाली चीजों पे बात कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी वाले मामले में भी ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे कोई अप्लाइड सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा, एथिक्स में आप इसका एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हो, इससे में आप इन चीज़ों को ले सकते हो कि सरकारें किस प्रकार से लोक लुभावनी वाले वादे करती हैं। ठीक है, दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना टाइप, ठीक है, दूध की नदियाँ बहा देंगे, आपके यहाँ पर हवाई जहाज उतार देंगे, ठीक है, यहाँ ये बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, कितने सारे वादे। अगर वो जीत जाते हैं तो उनमें से आधे पर्दे कई बार पूरे भी कर देते हैं और बाकी नहीं भी करते, लेकिन पूरे जब करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जनता का काम है कि चलो ठीक है, उन वादों के ऊपर वो कितना उनको वोट करती है, लेकिन जो जो चीजें ग्राउंड पर आई, उन राज्यों की अगर आप बात करोगे और देखोगे तो देखिए उनकी स्थिति बहुत खराब है कर्जे के मामले में। देखिए एक चीज होती है कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 2021 में इंडिया के ऊपर ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो था वो 59.2% था, ये आरबीआई कहता है। ठीक है, अब 2022 में ये घटकर हो गया 56.3%, ये तो डेटा है। जबकि एक कमेटी जो एफआरबीएम रिव्यू कमेटी थी, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी एन के सिंह की अध्यक्षता में, इसने ये रिकमेंड किया कि किसी भी स्टेट के लेवल पे हो चाहे सेंटर के लेवल पे हो, दोनों का मिला के आपका जो टोटल कर्जा है जीडीपी का, आपकी जीडीपी जितनी है उसका 60% से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, 60% ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। और किसी स्टेट के लिए अगर जीडीपी की आप बात करो तो उसके ऊपर जो कर्जा है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरफ आईएमएफ की रिपोर्ट ये कहती है, देखिए ये भारत का खुद का सरकारी आंकड़ा है कि वो ये कहता है कि भाई हमारे ऊपर इतना कर्जा है। आईएमएफ कहता है कि इंडिया के ऊपर लगभग 88% जीडीपी का परसेंटेज के रूप में कर्जा होने की संभावना है आगे आने वाले 2 सालों में। तो ये हालात क्यों आए? अब इतना कर्जा होने की वजह से, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। ये जो चीजें हैं इससे पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी कि जो फ्री में चीजें बांटी जाती हैं वो ऐसे मुफ्त में तो आ नहीं रही। अब होता क्या है कि जो फ्री में चीजें बांटी जाती हैं, अगर वो एक तरह से मतलब कि सस्टेनेबल हैं या फिर लंबे समय तक इंपैक्ट डालने वाली हैं, तब तो ठीक है। किसी को आपने 500 रुपए बांटे और वो उनके मतलब कि वहां से 500 रुपए लिए और सुबह एकदम बिल्कुल शाम को 8 बजे वाली दुकान पे जाके 500 रुपए उड़ा दिए, लेकिन अगर उतने पूरे देश में कितने लोगों को बांटे गए तो देश के ऊपर एक्स्ट्रा से कितना बर्डन पड़ा होगा। अगर वो कहीं से लोन लिया है तो उसने, किसी भी कंट्री ने अगर वो लोन लिया है तो उसके ऊपर तो फिस्कल बर्डन पड़ा ना, और उसको भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, पैसा तो खर्च हो गया। हो सकता है उसने उसको वोट दे दिया और जीत गए, लेकिन इकोनॉमी पर बहुत भयंकर प्रभाव इसका पड़ा। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ राज्य जहां पर चुनावी साल है, खूब वादे किए जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ आप राजस्थान के उसमें भी देखोगे कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मुफ्त में बांटी जा रही हैं। कौन कौन सी चीजें मुफ्त में बांटी जा रही है राजस्थान में? एक, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली आप फ्री में दे रहे हो। और यहीं पर इसी राजस्थान में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि बहुत भयंकर बारिश हुई है,
एकदम मूसलाधार बारिश हुई है और पानी की जरूरत ही नहीं है अगर फसल को, लेकिन उस फ्री बिजली के चक्कर में और उस फ्री पानी के चक्कर में उसके बाद भी भाई साहब फवारे चल रहे हैं, जो भी बिजली आ रही है फवारे चल रहे हैं लगातार, पानी वेस्ट, ठीक है, बिजली वेस्ट जिसका कोई मतलब नहीं है, और फ्री की चीजों की कदर वो नहीं कर रहे। लोग इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसके क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो सकते हैं, इसकी क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो सकती है लॉन्ग टर्म में, वो उससे लोगों को जागरूकता नहीं है और सरकार फ्री में बांटे जा रही है। अभी हाल ही में जैसे कि सरकार ने एक चीज की राजस्थान में कि जो डार्क जोन है वो नहीं माने जाएंगे, कोई भी कहीं पर ट्यूबवेल खोद सकता है, जबकि पहले से ही यहां पर भूजल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो इसी प्रकार से और भी मैं आपको बता देता हूं, बसों में महिलाओं के लिए, अब मैं यहां पर जो एग्जाम्पल दे रहा हूं इससे मतलब आप ये नहीं समझें कि भाई मैं महिलाओं को फ्री देने की वाली चीजों के खिलाफ हूं, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, मैं दोनों साइड आपको बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स, ये डिसाइड करना आपका काम है कि भाई ये कितना सही है और किस हद तक गलत है। फ्री में आप ट्रैवल करने के लिए किराए में छूट दे रहे हो, सिलेंडर जो वो 500 रुपए में दे रहे हो, उसके अलावा देखो कुछ अच्छी चीजें भी जैसे सैनिटरी नैपकिन जो दे रहे हो उड़ान योजना के तहत, ये चीजें आप लिख सकते हो कि राजस्थान में सामाजिक विकास के लिए कौन कौन सी योजनाओं के रूप में की जाती हैं, ये भी आप लिख सकते हो। और भी कई चीजें हैं जैसे अनुप्रति योजना है, कोचिंग के लिए जो फ्री दी जाती है, इसमें क्या है कि बच्चों को जो कितनी फीस आप कोचिंग्स को दे रहे हो, बच्चों को भी नहीं दे रहे हो, कोचिंग को दे रहे हो, और उसमें सरकार के ऊपर कितना बर्डन आता होगा। उसके अलावा कई सारी तमाम सारी योजनाएं हैं। फिर बाद में भारत में आप एग्जाम्पल देखोगे, देखो कभी कोई सिलेंडर बांट रहा है, कभी साइकिल बांट रहा है, इवन सोना भी बांट रहे हैं। तमिलनाडु में सीएम जो है वो सोना बांट रहे हैं, जयललिता ने भी ऐसा किया था कि सोना तक बांट रहे थे। तो ये फ्री होना कहां तक सही है और क्या एंगल्स हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये फ्री बांटने की ये जो डिबेट शुरू हुई थी 2005 के लगभग, तब एक पेटिशन लगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो फ्री बांटना जो है ये एक तरह से करप्ट प्रैक्टिस है, यानी कि आरपीए एक्ट 1951 जो एक्ट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके सेक्शन 123 के तहत ये बताया गया कि ये एक आपराधिक कृत्य है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि गिफ्ट देके या फिर कोई ऑफर देके जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश करते हैं, उनको एक तरह से रिश्वत के रूप में ये देते हैं ताकि वो उनको वोट दें, तो इसलिए इसे एक करप्ट प्रैक्टिस माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे करप्ट प्रैक्टिस मानने से इनकार कर दिया और यह कहा कि एक पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी बनाओ और वो रिव्यू करेगी, लेकिन यह करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में नहीं आता इस अधिनियम के तहत। और तब से मामला ये बंद हो गया और तब से बाद में दे दनादने के ऊपर होड़ मची। नहीं, आजकल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केजरीवाल जी बिजली दे रहे हैं, ठीक है, कभी एजुकेशन दे रहे हैं। अब आपको फिर से एजुकेशन का नाम सुनते हुए आ गया कि सर आप क्यों एजुकेशन के पीछे पड़े हैं, सही, अरे भाई वो फैसला आप कीजिएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्राइबरी नहीं बताया। फिर आगे चलते हैं कि इससे पॉसिबल क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पहला तो इसका इंपैक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि भाई ये जो फ्री या फिर जो योजनाएं हैं ये ऐसे कोई अप्लाइड सवाल बना दे कि भाई लंबे समय तक एक तरह से प्रभावी नहीं होती या फिर सामाजिक विकास में लंबा योगदान नहीं करती, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। जो सामाजिक विकास या फिर पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो एक तरह से आर्थिक विकास में बाधक हैं, ठीक है कि नहीं है, टिप्पणी कीजिए। या फिर पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की जो रिलेवेंस जो है आज के टाइम में, उसमें फ्रीवीज का तरीका जो है वो एक तरह से सही माना जा सकता कि नहीं माना जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि एथिक्स में आप एग्जाम्पल इससे यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप ऐसे में भी काफी लंबा चौड़ा इसमें लिख सकते हो, तो स्कोप काफी है। तो क्वेश्चंस इस टाइप के हो सकते हैं, अप्लाई टाइप का हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको इसके आर्ग्यूमेंट जो हैं, इसमें जो फैक्ट हैं, उनको किसी भी तरीके से इकोनॉमी में या पॉलिटी में यूज कर सकते हो। अब चलिए इस पे बाद में आएंगे। तो देखिए, बात अपनी यहां थी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो आप समझ गए। इसके फायदे क्या क्या है। फायदा पहला नंबर 1 कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो उससे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, या आप मानते हैं कि भाई कुछ भी फ्री योजनाएं जो आती हैं इससे जो भी सेक्शन यानी कि वंचित है या फिर जो निम्न वर्ग जो है या फिर वंचित वर्ग है, उनके लिए एक तरह से ये मददगार साबित होती हैं और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होती हैं। उनके पास इनकम वैसे ही कम है तो उसके लिए दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात एक ये है कि आय समानता को स्थापित करती हैं। भाई कई अडानी अंबानी है अपने देश में, कई पैसे वाले हैं, उनसे पैसा
टैक्स के रूप में लिया जाता है और फिर इन लोगों को फ्री में दे दिया जाता है। इनके पास इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं थी और सरकार के माध्यम से इन तक पहुंच रही है। अब इसमें कहां तक वो हो रही है ये बात आगे की है, लेकिन ये चीज थोड़ी बहुत तो हो रही होगी। फिर उसके बाद में तीसरी चीज है कि ये आ जाती है कि एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट, कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं आ रही हैं, वो लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छा इंपैक्ट तो डाल ही रही हैं। अगर एजुकेशन के लिए आ रही है तो फिर एजुकेशन में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं या फिर जुड़ रही हैं। पैसे की वजह से घर वाले भेजना नहीं चाहते, फीस नहीं देना चाहते, लड़की के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सरकार इस तरह की कोई योजना कर रही है तो फिर ठीक है। फिर उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं कि पब्लिक का ट्रस्ट बनता है, पब्लिक ट्रस्ट गवर्नमेंट पे। कैसे? कि भाई पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पे खर्च कर रही है, दिक्कत कहां है? लेकिन दिक्कत यहां आती है कि इसमें हम कौन से में देखते हैं। सबसे पहली चीज एक ये है कि एक टर्म है कि ग्रोथ, इसको समझिएगा, ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, कि अगर आप ये जो पैसा खर्च कर रहे हो, अगर कहीं से आप इसको उधार लेके खर्च कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है, आपकी कंट्री की जो ग्रोथ है वो कितना परसेंट हो रही है, उसमें डिफरेंस कितना है, उसकी वजह से उस पर डिपेंड करता है कि आपने जो भी ये पैसा उधार लिया है ये एक तरह से सस्टेनेबल उधार है कि नहीं है, सस्टेनेबल डेब्ट है कि नहीं है। उदाहरण से समझिए कि आपने कहीं से 100 रुपए उधार लिए। अब इस 100 रुपए के ऊपर अगर आप मान लीजिए कि 10% ब्याज देते हो, 10 रुपए ब्याज देते हो, ठीक है, ये 100 रुपए आपने अपनी कंट्री में कहीं भी इन्वेस्ट किए, चाहे वो इंफ्रा में किए होंगे, चाहे ये फ्री बांटने में किए होंगे, उसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है उसमें मान लो कि 2% की ग्रोथ हुई, और उसी पैसे से 2% की ग्रोथ हुई, और उस पैसे पे आपने आगे पैसा कितना खर्च किया? 10 रुपए। तो ये सस्टेनेबल डेब्ट नहीं है। पॉजिटिव सस्टेनेबल डेब्ट यानी कि पॉजिटिव डेब्ट है वो तभी है कि जब आप जितना पैसा ब्याज दे रहे हो उतना रिटर्न या फिर उतनी ग्रोथ आपकी हो जानी चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? तो भारत में ये जो चीजें हैं इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तभी तो एफआरबीएम कमेटी जो थी उसने ये कहा कि आपका जो डेब्ट है उसको आप 60% से घटाकर कितना 40% कीजिए, और स्टेट्स के लिए ये 20% जरूरी किया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका नुकसान क्या है? डिपेंडेंसी सिंड्रोम। कि आप इस तरह से डिपेंड हो जाते हो कि भाई सरकार है माफ कर देगी, अगली बार चुनाव होंगे, लोन लिया आपने बैंक से कि अरे सरकार आ रही है अगली बार माफ कर देगी, क्यों चुकाएं, तो फिर कोई नहीं चुकाएगा, ये चीज भी हो जाती है। तीसरा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर अगर आप बिजली पर आप दे रहे हो, पानी पर आप दे रहे हो, फ्री पानी दे रहे हो, लोग बहाए जा रहे हैं, भाई साहब कार एकदम बिल्कुल 4 घंटे तक कार को धो रहे हैं, पानी खूब बहा रहे हैं, वही जो मैंने एग्जांपल दिया, बारिश हुई उसके बाद भी फुवारे चल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद में फिस्कल बर्डन, कि आपके ऊपर राजकोषीय भार बढ़ता है। राजकोषीय भार, अगर आपका राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो आपकी जो क्रेडिट है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपकी सोवरिन रेटिंग को कम करती है, उसकी वजह से आप फिर से लोन लेते हैं, तो फिर आपके वो लोन भी महंगा पड़ता है। ऊपर से अगर मान लीजिए कि आप नोट छापते हैं, आरबीआई को कहा कि भाई चलो ठीक है मुझे इतने ट्रक नोट छाप के दो, मुझे लोगों को फ्री में पैसा बांटना है, तो उससे भी दिक्कत, मुद्रास्फीति हो सकती है, आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, डिप्रिसिएट कर सकती है आपकी करेंसी जो है, तो कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट इसके हो जाते हैं। तो इसलिए इन टर्म्स में ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। अब दूसरी एक चीज देखिए, अच्छे का आप देखो कि इसका इंपैक्ट कहां पड़ता है। फिर आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल सुना होगा। श्रीलंका जो है कि क्या हुआ श्रीलंका में, श्रीलंका के ऊपर डेप्ट जो है, कर्जा जो है वो 102%, जीडीपी का 102% हो गया था, और इसकी वजह से उस वहां की पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई। ये चीजें चलो इंडिया में वो स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर से लोन लेके अगर ये पैसा खर्च कर रहे हो और अगर आप बांटोगे फ्री में तो आपको पैसा लेना पड़ेगा, छाप आप सकते नहीं। अब इसके लिए क्या करें? राजस्थान की स्थिति कैसी है? देखिए, जो जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो पंजाब का है।
पंजाब का जो जीडीपी टू डेप्ट रेशियो है वो 53% है, लेकिन राजस्थान का जितना चाहिए ना वो भी बहुत गंभीर स्थिति में है। कितना है राजस्थान का? राजस्थान का है 39% और होना कितना चाहिए? 20%। ऊपर से अब राजस्थान में ओपीएस स्कीम और आ गई है, इसकी वजह से ये और बढ़ेगा। भाई ये कर्जा तो कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। सरकार कर्जा कैसे लेती है? सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, बाजार से उठाती है, जो कुछ भी करती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में के ऊपर तो एक्सटर्नल बोरोइंग भी होती है, बाहर से भी पैसा लेके आती है, तो कई सारी चीजें हैं। तो इस वजह से ये जो एक तरह से जो फ्री बीज का कल्चर है, रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है, ये इकोनॉमी को कई मायनों में नेगेटिव तरीके से भी प्रभावित करता है। इसके प्रभाव बहुत बुरे होते हैं। अगर आप इस तरह की चीजों को, अगर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या फिर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने डेवलपमेंट किया तो उसका जो इम्पैक्ट है यानी कि वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। लेकिन छोटे समय तक आप इसको रेवेन्यू के रूप में करेंगे तब इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इससे वापस कोई इनकम नहीं होती, ठीक है। आइए, आपको पता ही वापस कोई इनकम नहीं होती। लेकिन जो डीबीटी के रूप में कई सारी योजनाएं दी जा रही हैं जो वंचित वर्गों के लिए फायदेमंद होती है, तो होना क्या चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए कि जो विकसित देश हैं वो भी बहुत सारा पैसा खर्च तो करते ही हैं इनके ऊपर, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनके पास एक तरह से बाकी चीजें कम है। यहां पर आधा तो करप्शन हो जाता है। लोग इसलिए भी इस चीज को सही बता देते हैं कि भाई सरकार जो क्या करती है कि भाई एक ही मिनट में कितने करोड़ों जो उद्योगपति उनके माफ कर देती है, फिर जनता को देने में क्या दिक्कत है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि दोनों ही रेशनलाइज होने चाहिए, उनका भी माफ नहीं होना चाहिए। और इधर अगर आप फ्री बांट रहे हो तो एक दो सेक्टर ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए कोई वंचित वर्ग है तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर अगर आप करते हो, तब कोई फ्री वाली चीज करते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक तरह से एसेट बनेगा इकोनॉमी में, ताकि उस आगे जाके वो आज ज्यादा प्रोडक्टिवली एक तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। फिर उसके अलावा जो सोशल सेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं? सोशल सेक्टर में जैसे हेल्थ है, आप हेल्थ पे करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एजुकेशन पे करते हैं कोई दिक्कत नहीं, इन पे आप करते हैं तो इनके इंपैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोन माफ करते हैं इस टाइप की, चलो ठीक है, आप लैपटॉप बांट रहे हैं, कुकर बांट रहे हैं, ठीक है, कभी कभी टीवी बांट रहे हैं, ये वाली चीजें जो है, देखिए लैपटॉप आप यकीन मानिए कि जो लैपटॉप बांटे जाते हैं वो उस टाइम स्कूटी बांट रहे हैं, ये वाला जो खर्चा है ना ये सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। और इसकी वजह से इकोनॉमी में एक तरह से यूं समझिए कि आपको दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे किसकी तरफ लेके जाता है? श्रीलंका वाले रास्ते की तरफ लेके जाता है। तो भाई साहब अब करें क्या? तो एक तरीका है, तरीका यह है कि जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन, ये क्या कि टू वे स्ट्रीट है। टू वे स्ट्रीट कैसे? कि देखिए खर्चा तो करो रेशनलाइज, आपको जहां पर इकोनॉमी में आपको एक तरह से असेट क्रिएट करने में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो वो तो कीजिए, लेकिन इस तरह की फ्री चीजें मत बांटिए। और आपकी जो आय है, इनकम है, जो आप टैक्स से आप जो करते हो उससे आप बढ़ाएं। तो पहले तो आप अपने जो एक तरह से सरकार की जो इनकम है उसको बढ़ाएंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, आपको नए नोट नहीं छापने पड़ेंगे, बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा, तब आप खर्च कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन है, इसका एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। दूसरा बाद में क्या था कि अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो चिंताजनक स्थिति क्यों है? क्योंकि एक बार एक एजेंसी बनाने की बात चली, पीडीएमए, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी, लेकिन वो एजेंसी बनी नहीं। एक सेल बनी हुई है पीडीएमसी, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल, ये आरबीआई के अंडर है, यानी कि जो सार्वजनिक ऋण है, ये जो सरकार के जो ऋण है उनको एक तरह से ये मैनेज करती है, उनको देखती है कितना ऋण हो रहा है कितना नहीं। लेकिन अब क्या है कि सरकार ने क्या किया, उस चीज से डिनाई कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है, और वो जो विचार है वो त्याग दिया गया। तो भाई साहब ऐसे कदमों से या फिर ऐसे डिसीजन लेने से बाद में अल्टीमेटली आपकी जो रेटिंग एजेंसी जो हैं वो आपकी
सोवरिन रेटिंग उसको कम करेंगी, आपके ऊपर डेब्ट बढ़ेगा। डेब्ट की वजह से बाद में और कई सारे यानी रिपल इफेक्ट होंगे उसके, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा एक तरह से इंडिकेटर नहीं है। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।